सो वेलकम टू द ब्लॉग। और ये बीजा टू एस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर राघवेंद्र की जर्नी फ्रॉम एकेडमिक टू इंडस्ट्री। क्या इनका एक्सपीरियंस है, क्या क्या हर्डल आई, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक रिसर्च, इंडस्ट्री रिसर्च। एंड बहुत सारे लोग हमारे जैसे लोग हैं पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक कर रहे हैं 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर्स। वो इंडस्ट्री में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, व्हाट इज़ a lot of things। सो वीडियो थोड़ा लंबी होगी बट या डेफिनेटली इंफॉर्मेटिव होगी। और अगर रघु की जर्नी की स्टोरी नहीं देखे हैं तो यहाँ पे लिंक रहेगा, आप इनकी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि कैसे ये यूएस में आए और कैसे पीएचडी किया, पोस्ट डॉक किया है। प्रेजेंट टाइम में क्या पोजीशन है जॉनसन एंड जॉनसन में और क्या काम है, वेरी ब्रीफली। तो प्रेजेंट का काम अभी सीनियर साइंटिस्ट हो जॉनसन एंड जॉनसन के रिसर्च विंग पे। जॉनसन फार्मास्यूटिकल्स बोलते हैं रिसर्च विंग को। तो उधर ऑन्कोलाइटिक वायरसेस पे काम कर रहा है। ऑन्कोलाइटिक वायरसेस का मतलब यह है कि ये वायरस ना जस्ट कैंसरस सेल पे हाईली मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, नॉट ऑन द नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल पे होता है बट उसका लिमिटेड है, कुछ नहीं होता है। Raghu did his PhD from New Jersey, Rutgers University, and he did his postdoc with Will Bohr in that National Institute of Aging, NIH की lab है Baltimore में, for 5 years, and then moved to that company. My question is, how or when you decided to move from एकेडमिक टू द इंडस्ट्री? ये हम सब के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जितने भी पोस्ट डॉक लोग हैं एकेडमिक एरिया में। सो कब डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया, एंड कैसा? ये ज़रूरी है कि बहुत सालों जब तुम शुरू करते हो कि एकेडमिक्स पे रहना है, बेसिक साइंस पे रहना है, ये वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन होता है कि स्विच करने में। तो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है और मुश्किल का ही है। So it takes a lot of courage to decide. Yes, 100%. तो एकेडमिक्स में जाने के लिए डेफिनेटली पोस्ट डॉक का ज़रूरत 100% है। विदाउट पोस्ट डॉक तुम लेस देन 1% लोगों को भी नहीं दिखा पा सकते हो, लेकिन दिखता है। अभी की टाइम पे भी कुछ लोग हैं कि विदाउट पोस्ट डॉक किया है हार्वर्ड में, but very few people, very rare, 0.01 so maybe. For academic you need to have a postdoc, and you should have a very good support from your both PhD and postdoc mentors. And of course most of the people do provide the support. मेरे को भी सपोर्ट था बट मेरा प्रॉब्लम था कि ग्रांट नहीं था, ग्रांट राइटिंग स्किल्स नहीं था। अगर पीआई बनना है, ग्रांट राइटिंग स्किल्स एंड हैविंग ए ग्रांट इज अ मस्ट पीरियड। doesn't matter how qualified you are, you must have this ग्रांट्स। ओके, तुम्हारा नेचर पेपर रहा तो भी ग्रांट का पूछेगा। ओके, मेन नेचर पेपर रहा तो भी, बट कंसिडर करता है उस टाइम पे और थोड़ा लंबाई खींच लेगा। इट्स नॉट दैट क्विक। अगर 5 साल में तुम एक नेचर पेपर रह के कोई कुछ ग्रांट नहीं रहता है और थोड़ा मुश्किल हो के even I have seen many people with like 2-3 main nature paper in like first authorship but no grant writing skill, and they were like doing nothing, same as और वही तुम ग्रांट, छोटा भी ग्रांट रहो, ओके, छोटा मोटा पेपर्स भी 5-6 इम्पैक्ट फैक्टर कंटिन्यूसली 1 पर ईयर दिखाते रहो, 5 साल के बाद बन सकता है, फैकल्टी बन सकता है इंडिपेंडेंट। ओके, तो ये प्रॉब्लम था कि मेरा पोस्ट डॉक NIH पे था, ग्रांट राइटिंग स्किल्स की डायरेक्शन पे ध्यान नहीं दे पाया ज़्यादा, बट बाय द टुवर्ड्स द एंड आ गया, देन ग्रांट नहीं था, ग्रांट राइटिंग। तो राइटिंग स्किल का मतलब जस्ट हम लिख सकते हैं, दैट इज नॉट द डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, ग्रांट राइटिंग स्किल्स का मतलब तुम्हारे पास ग्रांट रहना है। तो NIH पे एक अच्छा चीज है कि पोस्ट डॉक 5 साल के बाद नहीं रह सकते हो, अगर रहना है। गुड थिंग, सब लोग को लगता है कि बुरा है बट वन वे इट इज वेरी गुड थिंग। यस, इट एट दैट मोमेंट वो बुरा है क्योंकि लोगों को कैसा फेस करना है उतना पता नहीं रहता, बट यू विल गेट ओवर इट।
So anyone who want to do postdoc in NIH, and बता दें NIH में रूल है कि you can't do postdoc more than 5 years. So 5 years के बाद छोड़ना पड़ता है. तो बहुत सारे लोगों को वीज़ा का इशू आता है, तो सोचते हैं कि NIH में postdoc करना बेकार है. But in other way, they force you to decide within 5 years. कि you want to be in academic, or you want to transition, or what you want. So there is a deadline, so you decide. So one way it is good. So then that deadline put you some like pressure on you to decide. यस. तो और एक चीज़ रहता है कि बाहर के यूनिवर्सिटीज़ पे फैकल्टी सब प्रेशराइज करता है कि ग्रांट लिखो. NIH पे कोई PI नहीं बोलता है कि तुमको ग्रांट लिखो, क्योंकि उसके ज़रूरत नहीं है उस लोगों को, उसके पास है ऑलरेडी इन हाउस तो फंडिंग बहुत है. वो बोलता है कि पेपर निकालो. तो उस डायरेक्शन में जाके तुम ग्रांट रेटिंग स्किल को थोड़ा लूज कर लेते हो. तो ये मुश्किल का प्रॉब्लम है. अगर चाहिए तो तुम्हारा पोस्टडॉक को ब्रेक कर लो फर्स्ट 2 years या 3 years, उससे ज़्यादा मत करना NIH पे. उसके बाद बाहर जाओ यूनिवर्सिटीज़ पे, उधर 3 years तक कर लो अगर एकेडमिक्स पे रहना है तो नहीं तो पोस्टडॉक का मतलब कुछ नहीं है, ज़ीरो वैल्यू है इंडस्ट्री में. ओके, अनलेस तुम्हारा रिसर्च 100% मैचिंग एंड ग्राउंड ब्रेकिंग है. Okay. Otherwise it's zero. We will come to that point for later. डिसीजन कैसा हुआ ये बोलना है ना. मेरा सीनियर्स को मैं कांटेक्ट किया, एक Here in the US? सीनियर्स एंड वेल विशर्स. यस, वो इंडिया से भी पता था हमको. तो वो इधर कंपनी में काम करता है. तो वो भी हमारा 2 years सीनियर था. उससे जब पूछा था वो एक चीज़ बताया, पोस्टडॉक इज ए डिसीविंग पोजीशन, डिसीविंग जॉब. सो you should be very careful on when to stop it. Okay? And move on with the life. Because there is no point in doing postdoc forever and ever. That is true. Yeah. तो क्या हुआ कि पोस्टडॉक 5 years NIH पे हो गया और मेरे पास खुद का लैब नहीं हो पाया. दैट मीन्स अब मैं दूसरा पोस्टडॉक और सीनियर एसोसिएट, रिसर्च एसोसिएट और असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर का ही खोजना था. तो आई सेड दैट इज एनफ. नो, अगर फैकल्टी का इंटरव्यू मिला तो देता हूँ, नहीं तो नहीं. तो नेब्रास्का मेडिकल यूनिवर्सिटी में फैकल्टी पोजीशन का इंटरव्यू तो दिया, लेकिन उधर बोले कि साफ साफ तुमको ग्रांट नहीं है, तुम्हारा ग्रांट राइटिंग स्किल्स ज़रूरत है. उधर भी बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट पे. तो रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे ज्वाइन कर लो इधर ही कोई लैब पे, और उसके लिए हम मदद करेंगे. इन द मीन टाइम तुम देख लो. तो उसके लिए लगभग अगेन 3 years तो लगता है, गारंटीड नहीं है. Yes. सबसे बड़ा दिक्कत है कि फर्स्ट 5 साल में तुम नहीं किया तो नेक्स्ट 2 years पे करते हो, वो कुछ गारंटीड नहीं है. 100% प्रोबेबिलिटी इज गोइंग डाउन. तो ये डिसाइड करना है कि उस टाइम पे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है. अगर कंटिन्यू नहीं करना है, इंडस्ट्री यही ऑप्शन है. तो मैं इतना जिद कर लिया, तो तुम सब लोग देखे ही हो. पोस्टडॉक, मेरा पोस्टडॉक बस तो बोला कि चाहिए तो और 1 साल एक्सटेंड करता हूँ पोस्टडॉक के लिए, पोस्टडॉक का. ओके, मैं कुछ उसको जवाब नहीं दिया. पोस्टडॉक 5 साल ख़त्म होते हैं, अगस्त 4th या कुछ हुआ था, 2017 अगस्त 4th. ओके, तो दैट वाज माय लास्ट डे ऑफ पोस्टडॉक. पैक्ड अप एंड सेड enough is enough, I am not going to do one more postdoc. Okay. So yes, I remember रघु का डिसीजन वन ऑफ द स्ट्रिक्ट, मैं जॉबलेस रहूँगा, इंडिया वापस चला जाऊँगा, कुछ भी करूँगा, बट नो मोर पोस्टडॉक. सो दैट वाज लाइक वेरी डेयरिंग डिसीजन. एंड ऐसे सर्टेन टाइम पे ऐसे टाइम इस तरह चीज़ों में डिसीजन लेना चाहिए. एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द गुड डिसीजन. इफ यू सी नाउ, नो अगर तुम नेक्स्ट पोस्टडॉक में इंटर करते, देन दैट बिकम्स लाइक, सर्वाइवल के लिए चाहिए तो पोस्टडॉक कर सकते हो, नहीं तो कुछ और कर सकते हो. कितना उसना झेलना चाहते हो वो इम्पोर्टेंट. और यही रीजन है कि बहुत सारे लोग सर्वाइवल के लिए टू होल्ड द वीजा कंटिन्यूअस पोस्टडॉक करते हैं, एंड दे एंड अप डूइंग पोस्टडॉक लाइक 15 years.
ये वीसा के बारे में देखा तो मेरा ग्रीन कार्ड का लिंक भी उसी पे है, वीसा के ऊपर। सो यस, एक स्टोरी ये है कि रघु यहाँ से पीएचडी किया था, तो ये F1 OPT पे पोस्ट डॉक कर रहा था, एंड देन ही हैज टू गो टू आइदर ग्रीन कार्ड या अदर J1 ओनली ऑप्शन, Yes, और लीव दी NIH। यस, क्योंकि NIH H1 नहीं देती है, तो इसने बोला नो, आई विल नॉट गो टू द J1 बिकॉज J1 इज अनदर ट्रैप। सो इसने बोला कि हम ग्रीन कार्ड अप्लाई करेंगे, एंड ही वाज जॉबलेस फॉर लाइक 3 months एंड अप्लाई किया बाय सेल्फ पिटीशन, और ऑलमोस्ट लास्ट डेट हो रहा था मेरा F1 का OPT का, एक्सपायर होने वाला था। एक वीक पहले आ गया, बट स्टेप 2 आने में देर हुआ, तो So- 3 months जॉबलेस थे। सो बहुत सारे इस तरह के डेयरिंग स्टेप सीखना होता है, तो रघु से देखना पड़ता है कि ना भाई ही टेक्स रियली डेयरिंग स्टेप्स। तो पता नहीं, नहीं, दैट वाज गुड एक्चुअली, दैट वाज डेफिनेटली वर्थ Yes, वन। अगर नहीं मिला था तो उस टाइम पे मेरा ग्रीन कार्ड नहीं मिला तो So, 100% इंडिया चला I जाता था मैं। am still doing the postdoc. I am research associate, but still that is the another name of the postdoc. That's all. So I am doing in 9 year. क्योंकि मैंने उस तरह एक सर्टेन टाइम पे डिसीजन नहीं लिया। हाँ, अगर रोल लिया होता तो मेरा 4 साल ही बच जाता। मैं ये सब देख रहा था, इवन पोस्ट डॉक में हमारा लैब से कितना लोग फैकल्टी बनाया है और कितना लोग कौन से जॉब कर रहा है। ओके, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एंड केयरफुली वॉच करना पड़ता है इसको। यस, तुम्हारा लैब, तुम्हारा डिपार्टमेंट, तुम्हारा नॉन पर्सन, क्योंकि वो सक्सेस रेट के में ही सब लोग हम भी रहता है। मैं देख रहा था कोई भी फैकल्टी नहीं बन रहा था हमारा डिपार्टमेंट में NIH से। अगर जो भी 1-2 बना था वो US छोड़ के बाहर जाके बन रहा था, यूरोप में या अदर कंट्रीज में। दिस इज रिडिकुलस। तो दैट मीन्स अगर पोस्ट डॉक बनने के बाद और एक पोस्ट डॉक करना है, देन इट्स अ वेस्ट ऑफ डूइंग द फर्स्ट पोस्ट डॉक। व्हाई डोंट यू गो फॉर द सेकंड पोस्ट डॉक प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम दैट प्लेस? नहीं तो अगर वीसा की इश्यू से होता है, हाँ हम सोच सकते हैं कि सब इंडियंस को वीजा का प्रॉब्लम नहीं रहता है, बट आल्सो सारे इंडियंस को ये भी तो है कि PhD करके आए हैं, दे हैव द पब्लिकेशन एंड साइटेशन, सो दैट एज सून एज दे कैन फाइल दैट ग्रीन कार्ड, सो दे शुड नॉट वरी अबाउट कि मेरा क्या होगा। सो ग्रीन कार्ड फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हम क्वेश्चन पूछे थे कि इंडस्ट्री में जाने का राउट क्या है। फर्स्ट ऑफ इंडस्ट्री के लिए आपको वीजा होना जरूरी है, स्पेशली ग्रीन कार्ड होना चाहिए। ग्रीन कार्ड सर्टेन केसेस में ओवन वीजा इज अलाउड है, लिमिट कर अभी वो सब एक्सप्लोर कर रहे हैं लोग, बट स्टिल ओवन वीजा पाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। सो ग्रीन कार्ड होना मस्ट होता है। ग्रीन कार्ड इज बेस्ट, एक्चुअली मस्ट नहीं है, बेस्ट है, इजी वे होता है। तो या तो थोड़ा डेयरिंग स्टेप लेना पड़ता है। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि एकेडमिक रिसर्च से एंड इंडस्ट्री रिसर्च, यू आर आल्सो इन द डिस्कवरी डिवीजन ऑफ जॉनसन एंड जॉनसन, तो दोनों जगह रिसर्च कर रहे हैं, तो दोनों जगह की रिसर्च में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, क्या बेनिफिट एंड प्रो एंड कॉन है? ओके, इंडस्ट्री पे और एकेडमिक्स पे ये एक चीज़ होता है कि एकेडमिक्स इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का होता है। ओके, इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है एंड होल टीम, हाँ, एज अ टीम। तो इंडस्ट्री एकेडमिक्स में क्या होता है कि तुम कितना टैलेंटेड हो, तुम कितना काम कर सकते हो, तुम कितना कोलैबोरेट, वो चीज़ तुम्हारा आइडेंटिटी दिखाता है। इंडस्ट्री में आए तो वो सब ठीक है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम तुम सब लोगों के साथ क्रॉस फंक्शनल टीम, वही कोलैबोरेटिव वर्क कैसे आगे ले जा सकते, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। okay. अगर कोई पर्सन दूसरे टीम्स के साथ अच्छा काम कर सकता है, देन वो लोग बहुत ऊपर जा सकते हैं। सो R&D का दोनों सेम, इधर सेट गोल रहता है इंडस्ट्री में, एकेडमिक्स पे सेट गोल नहीं रहता है। उसका सेट गोल एक ही है कि पेपर निकालो, उस पेपर के बेसिस में ग्रांट निकालो, और उसका किस एरिया में इंटरेस्ट है, उसका इंडिविजुअल है एंड इट कैन चेंज ओवर द टाइम। यस, बट वहाँ पे सेट गोल है एंड यू हैव ए समथिंग टू डेवलप ए प्रोडक्ट, ए मॉलिक्यूलर एंटिटी एंड व्हाटएवर इट इज। सो कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे रिसर्च में रहना है, रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट है। सो क्या एकेडमिक रिसर्च में इंटरेस्ट है, वो उसमें नहीं, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इज लाइक द सेम? यस, एकेडमिक इंटरेस्ट क्या, एकेडमिक इंटरेस्ट में सब लोग
एकेडमिक रिसर्च में सब लोग ही एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं कर रहा है। कहीं भी जाओ ग्राउंड ब्रेकिंग एक रहता है कि इस स्टेप से आगे कितना बढ़ा सकते हो। ओके, कंपनीज का ये रहता है कि उस प्रोडक्ट को लेकर पेशेंट्स को कितना पेशेंट्स को दे सकते हैं। यस, वो बहुत कितना रियल लाइफ एप्लीकेशन है। या उधर भी बेसिक साइंस चलते रहता है। हम भी हार्डकोर बेसिक अभी भी कर रहे हैं। वायरस बिल्डिंग से लेकर उसको क्लिनिक पे भेजना है ना, तो वही एवरीथिंग इज फ्रॉम जीरो, फ्रॉम बेसिक लेवल। वेरी बेसिक लेवल। ओके, तो बहुत ग्रुप्स इन्वॉल्व होता है इंडस्ट्री में। वही एकेडमिक्स में क्या होता है कि एक ही पर्सन सालों से काम किया रहता है, वही हैंडल करके वही कंट्रोल करता है सबको। सो डेफिनेटली इंडस्ट्री में गोल ओरिएंटेड है। एकेडमिक रिसर्च में इंडिविजुअल आप किसी से नहीं भी बात करो, अपना रिसर्च कर रहे हो, चलता है, बट नॉट इन द इंडस्ट्री। यू हैव टू बी वेरी टीम फ्रेंडली, कोलैबोरेटिव, इजी टू अप्रोच। फ्रेंडली नहीं रहा तो क्या होता है कि तुम नीचे ही रह जाओगे। ओके, सबके साथ नहीं मिलजुल के कोलैबोरेटिव काम नहीं कर सकते हो, देन इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं हो सकता। देयर इज नो डाउट इन दैट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत सारे हम लोग ऐसा सोचते हैं जैसे कि हमारा जो पब्लिकेशन है ना, हमारी धरोहर है, चाहे हमारा रिकॉर्ड है, हम कहें चलो हमने कुछ किया है। हमारा पब्लिकेशन से पीएचडी लोग का बहुत लगाव होता है, तो वो लोग बोलते हैं कि इंडस्ट्री में जाओगे तो पब्लिश नहीं कर सकते हो, चाहे तुम्हारे नाम का कुछ नहीं रहेगा, यहाँ तो ओन वर्क कर रहे हैं। तो क्या है पब्लिकेशन का सिचुएशन इंडस्ट्री में कंपेयर टू एकेडमिक? ओके, इंडस्ट्री में पब्लिकेशन करना है तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, उसका क्लियरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली इन बिगर कंपनी। तो और वो लोग जस्ट पब्लिकेशन से के हिसाब से नहीं करते हैं वो लोग। तो वो लोग पहला देखता है कि इस रिसर्च से पेटेंट बना सकते हैं क्या, ये बाहर नहीं जाना। अगर उसका क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज या कुछ रहता है और बेसिक का भी, अगर वो सब देख के ना वो पेटेंट बनाने के देन पब्लिश करता है। और अगर तुम बड़ा बड़ा जर्नल देखा तो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, साइंस, नेचर, ये सब में बड़ा बड़ा कंपनीज का पेपर्स बहुत आता है। तो ऐसा नहीं कि पब्लिकेशन नहीं है, बट डेफिनेटली लिमिटेड होता है। Because they have to commercialize the product, so they want to keep it like secret until they publish the patent or something. Yeah, there are so many things for them. It works in their own interest. That's true. Even बहुत पेपर्स छाप के भी क्या करोगे, उसका यूज नहीं रहा तो। Yeah. Another question is, जैसे हमारे जैसे लोग या और भी लोग लंबे टाइम से पोस्टडॉक में हैं, how and when they should decide to move to the industry? Yes. Very quickly. तो फर्स्ट 2 years में पता लग जाता है कि तुम्हारा बॉन्डिंग बॉस से कैसा बन रहा है। ओके, और तुम्हारा उस फील्ड में नॉलेज कैसा इंक्रीज हो रहा है। तो उस फील्ड में कैसा इंक्रीज हो रहा है, तुम्हारा होल्ड आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट 2 years में तुम्हारा शेप अप हो जाता है कि कौन सा लेवल का पेपर आने वाला है। एंड अगर दूसरा पोस्टडॉक करना है 3 years पे डिसाइड कर लो, फर्स्ट लैब छोड़ देना है या फर्स्ट लैब छोड़ो, और तुम्हारा एक्सपीरियंस भी आ जाता है। तुम्हारा बॉस की बॉन्डिंग और तुम्हारा बॉस के साथ बहुत लोग रहता है ना, बॉस के बॉन्डिंग का मतलब मेंटरशिप क्या है एंड हाउ ही इज गोइंग टू प्रमोट यू एंड हाउ। प्रमोट के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि वो हर पर्सन को इक्वली देखना है। बट तुम उसको कैच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो समझ में आ जाना है कि तुम्हारा सर्वाइवल होता है कि नहीं। अगर ग्रांट राइटिंग स्किल्स नहीं है, स्टॉप इट इमीडिएटली। तुरंत सोच लो हम इस लाइन ऑफ वर्क में सर्वाइव नहीं हो पाएंगे। So this is kind of a single tip. If you don't have the grant writing skill, stop looking for the academic area. Stop looking for yes. Yeah, 100%. Try to get any permanent position or full-time position anywhere, either academic or industry. Academics पे ये है कि तुम लैब रन करना है तो पैसा चाहिए। पैसा चुप के नहीं आता है, ग्रांट राइटिंग स्किल से ही आता है। तुम कैसा ग्रांट ला सकते हो वही है। तुम्हारा पेपर में कितना भी स्ट्रॉन्ग डेटा हो, ग्रांट नहीं मिलता है। बहुत लोग जाओ बड़े लोगों के जाके पूछ लो, वही हालत है। सो फर्स्ट 2 to 3 year डिसाइड कर लो कि वो लैब कितनी अच्छी है। अगर लगा कि अच्छी है, देन यू कंटिन्यू फॉर अनदर 2-3 years। 5 to 6 years पे फैकल्टी बनना है, नहीं बनना है तो
सोचो एकेडमिक्स पे नहीं रहना है. So anyone who is really interested, तो 5 to 6 year is That's it. max limit. उसके बाद आप वहाँ पे स्टॉप ले लो. So If you cannot bring the money, there is no way of you running the lab. the tip is ग्रांट राइटिंग स्किल. अगर है, आप सीख रहे हैं तो ट्राई इट. अगर नहीं है, नहीं सीखना चाहते हैं तो स्टॉप इट. Stop it. सेकेंड चीज, ये एकेडमिक में रहना है तो 5 to 6 year इज मैक्स. उससे ऊपर आप नहीं हाँ, ट्राई कुछ लोग बहुत डेडलाइन ले लो. क्या होता है कि कम चांसेस कम होते जाता है. पहले चांसेस ज्यादा रहता है, चांसेस का डिक्लाइन होता रहता है क्योंकि दूसरे लोग कंपटीशन में रहता है, यंगर जनरेशन. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पर्सन पीएचडी के बाद अगर इंडस्ट्री में जाता है, एक पर्सन पीएचडी के 5 ईयर पोस्टडॉक के बाद इंडस्ट्री में जाता है, और एक पर्सन 10 साल बाद लाइक मेरे इंडस्ट्री में जाता है, और एक 15 के बाद जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली? एनी टाइप तुम इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हो, दैट इज द नंबर 1 Level. ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, नंबर 1 year of experience. So whether you join straight after your PhD, 5 years of postdoc, or 10 years of Or research 15 experience, it doesn't matter. Still, it is zero. And maybe in bigger, small startup companies, you might get a better position. But in bigger companies, you're not going to get it. If Usually, you're- unless your research is exactly matching to that position. So अगर अच्छा है, really matching, then they can consider you at the higher position. But they will also look for what position you was doing the PhD and academic research. and हमको समझ में आता है कि हमारा लेवल उससे अच्छा है कि नहीं है कि एवरीबडी कैन गेस. ऑफ कोर्स कोई नहीं बोलता है कि मेरा कैपेबिलिटीज है या नहीं है. दैट्स ओके. So if your assistant professor or associate professor and area of research is really matching to the company interest, they will consider the higher position. PI position, director position. And but आप postdoc, I have seen people directly joining to that level. Or I have seen people, one thing noticed is, whoever has their own lab for 5 years, faculty labs, okay? Faculty lab, they were there for 5 years, and for some reason Moved to the they industry. did not become the associate, or what is this? Tenured. Tenure, they did not get tenure. So they want to move out because it's linked to the grants. So those are the people who are getting the bigger positions. Because not once the, not you the set up postdocs. your lab and run a lab, then you have like some leadership skills, Yes. something do independently. So industry people consider how independently you can run a lab That and I have project. seen. So वैसे लोगों को मिल सकता है. People whoever gets into bigger position in the industry, they always either have the experience in the industry or directly coming as a quitting the faculty position and coming here. So I know तुम्हारा बहुत इंटरेस्ट था एकेडमिक में रहने का, and living academic was really tough and That was sad. tough. But when you move to the industry after 3-4 years, almost we are going to complete 4 years. So how you feel? How happy you are? I still miss the academics, there is no doubt. No doubt. Because of freedom. But okay, no, I have set my standards to a different level now. Okay. No, I'm not going to that point, but I'm just So, comparing. it's okay. Yeah, okay. It's okay, it's life, we have to move on. Okay. तो हम ये नहीं बोला कि जब पोस्टडॉक से मूव कैसे किया, नहीं कंटिन्यू किया ना. Okay. Yeah. तो हमारा सीनियर बोला था कि पोस्टडॉक पोजीशन इज अ डिसीविंग पोजीशन, think about it. So that statement really made me to think a lot. Okay. मेरा PhD बॉस को कांटेक्ट किया, जाके खुद न्यू जर्सी, इधर से मेरीलैंड से न्यू जर्सी जाके उससे मिला, एक बार डिनर करके उसके बाद उसके घर पे रह के सब कुछ उससे टिप्स मांग लिया. मैं ऐसा सोच रहा हूँ क्या करूँ. तो वो बोला कि अगर मैं पूछा कि उसको क्वेश्चन, मैं अभी भी एकेडमिक्स में रहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सालों से मेरा दिमाग में ये है, और मेरा PhD बॉस बहुत बड़ा आदमी है. ओके, देयर इज नो डाउट, एंड बहुत ही बड़ा आदमी है. तो वो पर्सन बोला कि रघु, इफ आई एम इन योर शूज, आई विल not only look into the academics, I'll look into the other opportunities as well, and I will not miss now. Because when he was PhD student, or when he was looking for
jobs, it was different scenario. Now it is different scenario. And another thing here is, nowadays all the big grants go to the bigger institutes, tier 1 institutions. तो लोअर इंस्टीट्यूशन पे नहीं जाता है, कम हो जाता है, कंपटीशन ज़्यादा होता है, कम हो जाता है. तो इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन समथिंग लाइक दैट, इट इज़ difficult, and it is difficult and stressful. Do you really want to take that challenge? And also, is that possible right now? Are you going to get that job right now or not? You have to think about it and take the decision what you feel good. But if I am in your shoes, I will definitely look for other jobs. That's Other the than thing. academy. So मेरा सीनियर एक कुछ बोला था, मेरा मेंटर एक बोला था. सो ये सब कंसिडर करके मैं भी सोचा था कि अगर दूसरा पोस्ट डॉक करता हूँ, मिनिमम 3 साल जाता है. और नेब्रास्का मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो बोला कि यू हैव टू जॉइन एज ए रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर, नॉट ऑन द टेन्योर ट्रैक, इट्स नॉन टेन्योर, राइट? Okay. So then get the grant writing skill, get the grant, and then become the assistant professor. That was, I felt like I don't want to do it. For another. If I am not done a good job in 5 years, and I had nature communication first author, co-first in the cell, cell science, and then one more co-first in the nature communication ऐसा था. Publication wise was good. Not, there was no doubt. If I gone to some Midwest or some smaller place, I could have made it. There is no doubt academics में. Again, the question is, you don't have the grants. Yeah. So then you decided to Decided, okay, I have to move on, and then I stopped looking for a postdoc. Only I started looking for faculty jobs and industry jobs. And at that time 3 महीने घर पे था. वो 3 महीने में मैं एक ही चीज़ अच्छा किया था कि ऑलमोस्ट 11 या 12 साल में मैं अमेरिका आके कुछ नहीं किया था, कहीं नहीं घूमा था. तो क्या किया, पूरा आधा अमेरिका घूम लिया उस टाइम पे. yes, drive किया, and you got a really good time to think whatever. and उस टाइम पे भी मैं रेडी था कि ओके, जॉब नहीं मिला तो इंडिया चले जाएंगे, देखेंगे क्या होता है. अनदर कॉमन प्रॉब्लम है कि हर लोग इतना डेयरिंग स्टेप नहीं ले पाते हैं, एंड देयर इज अ रीजन. सबके पास, किसी के पास फैमिली है, किसी के पास बेबी है, किसी के पास जॉब का प्रॉब्लम है, किसी के पास सिंगल अर्निंग है. सो एवरीवन डू नॉट टेक सच ए डेयरिंग स्टेप. बट कुछ लोग, और सबको डायरेक्टली अच्छी कंपनी में जॉब भी नहीं मिलती है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में जॉब मिलती है, या कोई स्मॉलर स्टार्टअप में जॉब मिलती है, फुल टाइम जॉब मिलती है. तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स एंड फुल टाइम एम्प्लॉई में क्या डिफरेंस है? सबको डेयरिंग स्टेप लेना नहीं है, तो बट स्टेप तो लेना है. हाँ, तो उसके लिए बहुत पहले से सोचो. दैट्स वाई 5th ईयर में आके NH पे रह के 5th ईयर में आके ओ नहीं हमको अब क्या करना है कहकर मत सोचो. नो, यू स्टार्ट प्लानिंग फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड ईयर. फर्स्ट 2 इयर्स पे पता चल जाता है कि 3 साल में अगर पता नहीं हुआ तो देन डेफिनेटली हम थोड़ा एफर्ट्स डाल के कुछ सोचना है. ओके, बट एटलीस्ट इफ यू आर प्लानिंग फ्रॉम बिफोर 2 ईयर, या तो ग्रीन कार्ड ले लो. पहला चीज़, ग्रीन कार्ड को टाइम ले लो, उसको ग्रीन कार्ड ले लो, बाहर देखते रहो. जो भी अपॉर्चुनिटी, मोस्ट ऑफ द पीपल को क्या होता है कि फर्स्ट जॉब कॉन्ट्रैक्ट के रूप पे ही आता है मैक्सिमम पीपल. सो व्हाट इज दैट कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली? अगर किसी को नहीं पता है तो क्या होता है? तो बड़ा कंपनीज पे 2 टाइप का जॉब होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन, एक फुल टाइम पोजीशन. कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन मीन्स you are hired through another company. Okay. So what we do is, there are couple of people who works as a contractor under me. So what we do is, we have certain companies, we just say advertise, okay, we are going to advertise this position as a contract, and we are paying you this much, or give us the quote. Okay. So they will give us the quote, and we pay lump sum to them. They are the company who hire the people. So Johnson and Johnson contractor company को बोलेगी कि this is the lump sum amount, and I want a candidate for this expertise, and give the quotes who are your candidates are. So that contractor is going to pay that person, and yes. Johnson and Johnson is not related to that person, No. but that person will work
in the umbrella Yes. inside the company. Yes. Okay. Yeah. So and contractor का benefit like one time just salary रहती है या benefit रहता है या कैसे रहता है? वो सब वो थर्ड सेकेंडरी कंपनी वाले लोग देख लेता है. So what is the opportunity for the contract worker to become full time in the same company? तो वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होता है और बहुत चीज़ डिपेंडेंट रहता है. तो वो पोजीशन ओपन करना पड़ता है, उसका ज़रूरत है, और तुम्हारा वो कितना टाइम काम किया रहता है ना, उसका भी डिपेंडेंसी होता है. बहुत फैक्टर देखता है. And okay. वो नहीं इसी कंपनी नहीं रहा तो बाहर कंपनी में मिल जाता है. So ये when तो प्रॉब्लम नहीं, तो उससे कहीं भी डरने का कोई ज़रूरी नहीं है. so किसी को भी contract work की भी जॉब मिलती है, immediately they can transition from Yes. academic to the contract worker and then from there they can find a new job. Yep. Yeah. There is no problem in that angle at all. Okay. Next हम लोग चलते हैं कि फुल टाइम एम्प्लॉइज को बेनिफिट्स benefits क्या कराता है? स्टैंडर्ड बेनिफिट्स वही What is the 401k standard रहता है. benefit? Okay. पहला चीज वेकेशन, Okay. दैट इज द मेन थिंग, Uh-huh. एंड कंपनी टू कंपनी वेरी रहता है. दैट्स ओके. ईयरली क्या बोनस Bonus? रहता है. बोनस इज गुड थिंग फॉर तुम्हारा पोजीशन के हिसाब से मिलता है. And So so वो भी- bonus is different from the stock options. स्टॉक ऑप्शन इज अगेन डिफरेंट है. वो भी पोजीशन के हिसाब से होता है. Okay. सबको नहीं मिलता है, और पोजीशन के हिसाब से और तुम्हारा कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलता है. लोअर पोजीशन So it's not necessary कि आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन करें तो आपको मिलेगा. Okay. डायरेक्टर एंड एबो लेवल पे मिलता है, And- उससे नीचे नहीं मिलेगा. Okay. And health insurance. हेल्थ इंश्योरेंस वो प्रोवाइड करता है और कुछ वो पे करता है. अगर तुम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो तुमको थोड़ा मनी दे देता है. So suppose someone got a scientist position in any company and his salary is just 100k and the company is saying they will pay 4% in their 401k. So means that 4% is different from the 100k. Yes, that is And you can equally contribute or more than whatever you want you can contribute. in the retirement plan. Okay. So these are the standard. That's one benefit. And sometimes Johnson and Johnson does give the gym benefit, or if you want to go for marathon running, all that, they give like $400 per year, something like that. Wow, that is good thing. That's Yeah. है. So they promote a lot of health and well-being, and yeah, and definitely all those parental leave and family leave. I They're think बड़ा companies तो they have really good. it's good benefits तो रहता है. At least I know in Merck it is like almost 12 weeks. So 12 week is really good. जॉन हॉपकिंस में जस्ट 8 वीक्स है और वो भी जस्ट 3 साल पहले किया है. उससे पहले सिर्फ 4 वीक्स था. बहुत जगह पे वेरी होता है, बट हर जगह पे रहता है. मेन ये है कि वेकेशन तो यूज कर सकते हो. द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, बहुत सारे लोग इस तरह हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पोस्टडॉक कर रहे हैं. सो व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच एंड हाउ दे शुड स्टार्ट फॉर द ट्रांजिशन related to contacting someone, CV, cover letter, approach, and what the best approach they should use it? या तो बेस्ट अप्रोच का मतलब यह है कि इंडिविजुअल से लेना पड़ता है. दैट्स द बेस्ट अप्रोच. इज सेल्फ स्टार्टिंग इज द बेस्ट अप्रोच, एंड डेफिनेटली कांटेक्ट करना है लोगों से. अगर फायदा हुआ तो होता है, नहीं हुआ तो एटलीस्ट एक्सपीरियंस पता होता है. ओके, तो ये इससे काम होता है, नहीं होता है. Okay. But no need to feel shy or feel bad in contacting people for asking some questions. But decide as early as possible. As possible. So if you are really not ready or not willing to go into academics, move out as early as possible. For that, get the green card. क्योंकि moving on 0 level experience post PhD or 5 or 10 or 15, you will get the same position. Yeah, 0. So most of time. So I hope ये वीडियो काफ़ी लोगों को अच्छी लगी होगी, और बहुत सारे जो PhD स्टूडेंट्स हैं इंडिया से आते हैं यहाँ पे, उनके लिए भी है, पोस्टडॉक कर रहे हैं, सबके लिए है. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, और होपफुली नेक्स्ट टाइम जब रघु के साथ मिलेंगे, जब भी मिलें तो शेयर कर सकते हैं, या कोई और लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो इंडस्ट्री में गए हुए हैं. So thank you very much for sharing your story, and yeah, it's going to really motivate me and motivate a lot of people there. Okay. And also motivated content Good luck to for join. everyone. Yes, good luck for everyone.